The YouTube man. गुड मॉर्निंग एवरीवन। जबरदस्त लीडर के बाद मेरा सेशन है। बहुत नॉलेज भी लिया है हमने, लेकिन अभी अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज यहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं उन सबको मैं जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ पे लिखा है ह्यूमन एम्पावरमेंट, है ना। सब्जेक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। लेकिन जो मैं चर्चा यहाँ पे करने जा रही हूँ, तो सभी जो भारत के जो आप प्रतिनिधित्व हो, जेंट्स हो, तो मैं सबको कहना चाहूंगी कि आप ये जो सब्जेक्ट मुझे आज श्री सर ने दिया हुआ है, तो ये सब्जेक्ट को आप इंस्टेड ऑफ वुमेन, अगर आप इसको ह्यूमन एम्पावरमेंट अगर सुनोगे या पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो टॉपिक को आप बहुत अच्छे से जान पाओगे अगर इसको वुमेन के बजाय अगर आप ह्यूमन एम्पावरमेंट करके अगर पढ़ोगे और सुनोगे। तो आशा है और ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मैं अलग तरीके से मैं डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज और वुमेन एम्पावरमेंट तक लेके जाऊंगी। लेकिन आप बहुत लोग जहाँ पे बहुत सारा काम कर रहे हो, राइट। और दीपक सूद सर ने भी अभी जो गो ग्राउंड हुआ उसमें सर ने बताया कि आने वाले समय में वेस्टीज बहुत अलग तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने जा रही है, राइट। तो वो सब्जेक्ट को मुझे लगता है कि आप थरली समझो, थोड़ा अलग तरीके से मैं लेके जाऊंगी। लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री में वुमेन का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे वर्ल्ड वाइड लेडीज जो है वो बहुत नंबर्स में, बहुत तादाद में जुड़ेगी। तो उनको टिकाना कैसे है और उसी के लिए मैं बात करूंगी आपसे। लेकिन मैं बहुत शुरुआत से बात करने जा रही हूँ। अगर आप मेरा साथ दोगे तो बहुत ये चीज आप अच्छे से समझ पाओगे और आपके टीम में बहुत लेडीज बढ़ेगी भी और उनको आप समझ भी पाओगे और फिर उनके साथ बहुत बड़ा भी बिजनेस आप बिल्ड कर सकोगे। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। आशा है कि आपका सारा सबका मेरे साथ रहेगा। थैंक यू सो मच। यस, आगे। तो ये तो मैंने बताया आपको कि वुमेन, हाँ यस, अगला कि देखो संविधान के तहत वुमेन एम्पावरमेंट, संविधान के तहत वुमेन एम्पावरमेंट क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं। जरूरी है क्योंकि ये सब्जेक्ट को थोड़ा समझो कि जो संविधान के निर्माता है ना, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, तो इन्होंने जो महिला उत्थान है इसको बहुत अच्छे से समझा था कि महिलाओं को बहुत सारी मुश्किलों से गुजरते हुए बहुत सारी मुश्किलों से वो आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ना चाहती है। तो पूरे दुनिया में जैसे यूएसए है, यूरोप है, इन देशों से भी पहले हमारी महिलाओं को राइट ऑफ वोट जो है वो पहले मिला है ना। उन्होंने जो अपलिफ्टमेंट की है वो बहुत बेहतरीन तरीके से की है। जैसे राइट ऑफ वोट मिला है, दूसरा विडो रीमैरिज के ऊपर काम हुआ था, तो वो भी हमें बहुत जल्दी मिला है। तो संविधान के तहत हमारे वुमेन का बहुत सम्मान किया गया है। सती प्रथा का जो था वो निर्मूलन हो गया। उसके बाद राइट टू डिग्निटी, देन अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जो हुआ करते थे उसके लिए भी हमारे यहाँ लॉ हो गया। प्रॉपर्टी में जो समान अधिकार चाहिए था वो भी लॉ हो गया। इसी के साथ समान तनख्वाह के लिए भी बात हो गई। तो यहाँ पे आप देखो मैटरनिटी राइट्स के रिगार्डिंग भी काम हुआ।
इसी के साथ आप देखते हो तो बहुत सारे एक बच्चों के रिगार्डिंग और महिलाओं के रिगार्डिंग लगभग 50 लॉ बन गए। ओके, तो संविधान के तहत कहीं पे भी महिला को पीछे नहीं रखा गया है। उनका बहुत गहराई से विचार तभी हुआ था, है ना। तो लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन। क्या लेकिन? ये सारा जो उन्होंने सोचा था वो समाज ने एक्सेप्ट किया क्या? क्या सचमुच महिला ये जो सारी चीजें हैं इसको आज के दिन में सचमुच एंजॉय कर रही है क्या? ये सिर्फ अभी हम महाराष्ट्र में बैठे हैं और हमारे आसपास जो होता है वो बात नहीं है, या आप सारे विनिंग टीम से ऑलरेडी बिलोंग करते हो और आपकी थॉट प्रोसेस अलग है, तो आपके घर में आपकी माताएं हैं, बहनें हैं, आपकी वाइफ है, इनकी लाइफ बहुत अलग रहेगी क्योंकि आप एक बहुत बेहतरीन सिस्टम के साथ हो। लेकिन आगे जाके मैं पूछना चाहूंगी आपको, तो यहाँ देखो कि कानून ने तो लिंग, धर्म और जाति की समानता का अधिकार महिलाओं को दिया है, लेकिन एक बड़ा शब्द यहाँ पे है कि लेकिन। तो ये लेकिन आपको सोचने पे मजबूर करेगा, और यही मैं आपको सोचने के लिए कह रही हूँ कि ये आप सोचो कि क्या ये अधिकार हमारी महिलाएं सचमुच एंजॉय कर रही है क्या? दूसरा, क्या डेफिनेशन है वुमन एम्पावरमेंट की? वुमन एम्पावरमेंट माने क्या? तो महिला को क्या करना है, उसको सशक्त करना है आपको, फिर सशक्त करना है अलग अलग एरियाज में। ओके, तो दूसरा बीइंग इन पावर, वो लेडी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डेफिनेशन है कि एम्पावरमेंट का अर्थ क्या है कि शक्ति में होना, अर्थात सशक्त होना, महिलाओं का सक्षम होना, ये है वुमन एम्पावरमेंट। तो थोड़ी सी चीजों को हम सही तरीके से देखते हैं, और जैसा मैंने कहा कि वुमन एम्पावरमेंट को ह्यूमन एम्पावरमेंट भी आप देख के बता सकते हैं। आगे बढ़ो, देखो व्हाई वुमन, इंसान है ये, बहुत बार भूला जाता है कि ये इंसान है ना। जैसे अभी आपने तालिबान को देख रहे हो, अफगानिस्तान की न्यूज आ रही है, तो आपको पता चल रहा है कि इंसानों में उनकी गिनती हो नहीं रही है। तो यहाँ पे इनको पहले तो इंसान समझना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में बैठ के शायद वो चीज को हम अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, लेकिन अगर पूरी इंडिया की बात करेंगे तो आपको ये चीजों को आप समझेंगे कि क्या सचमुच इनको इंसान मानते हैं क्या, उनको इंसान का दर्जा दिया जाता है क्या। आगे बढ़ो, यहाँ पे और एक चीज है कि महिलाएं इस समाज की लगभग आधी आबादी, जास्त पुढे गेलं नहीं, हाँ, महिलाएं समाज की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। पूरे वर्ल्ड में 50% लेडीज है, 50% जेंट्स है, और भारत में ये रेशो देखा जाए तो 48% लेडीज है, 52% जेंट्स है। ओके, तो क्या हमारी आज की जो इकोनॉमी है इसमें क्या महिला बराबर से वो जो रेशो है, जो 50% जेंट्स को जो समानता मिल रही है, वैसे लेडीज का कंट्रीब्यूशन है क्या इकोनॉमी में? ये भी आज सोचने की बात है। लैंगिक समता स्थापन करने की एक स्लाइड कुछ गई, व्हाई वुमेन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी, इसके ये दो मुद्दे हैं। आगे बढ़ो, वर्ल्ड वाइड देखो 50% वुमन है, 50% जेंट्स है, ये पॉपुलेशन इस तरीके से डिवाइड हुई है। आगे बढ़ो, आज के दिन में क्या हो रहा है कि भारत में बराबर का जो लोकतंत्र में जो बराबर का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो आज के दिन में बराबर से कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है कि वुमेन पार्टिसिपेशन कम होने से हमारे देश की जो क्या बोलते हैं प्रगति है वो हो नहीं रही है। डेवलप कंट्रीज में क्या हो रहा है कि महिलाओं की भागीदारी जो है, महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो बराबर से है। तो किसी भी इकोनॉमी को अगर बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ना है तो महिला का पार्टिसिपेशन उन जेंट्स के बराबरी से होना जरूरी है।
लेकिन आज के दिन में हमारे यहाँ ये बिल्कुल भी हो नहीं रहा है। अगर एक आप देखो कि एक पंछी है और पंछी का एक जो पर है वो जेंट्स है, एक पर अगर लेडीज है, ओके, लेकिन एक का कंट्रीब्यूशन कम है, अगर वो पंछी उड़ता भी है तो वो टेढ़ा टेढ़ा जाएगा, वो बराबर से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सोचने की आज की हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम विनिंग टीम से बिलोंग करते हैं, तो हमने कुछ अलग तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचने की बहुत जरूरत है। और आप देखिए कि आर्थिक विकास में अगर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन अगर बेहतर हो जाएगा तो हमारा जो विकास दर है वो जीडीपी है जो 27% से बढ़ सकता है, क्योंकि महिलाएं आगे आएगी, महिलाएं काम करेगी तो महिलाएं भी किसी को रोजगार देगी। तो जो बर्डन है जॉब का या जॉब की जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो सकती है। तो महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के दिन में संविधान ने पूरे अधिकार देने के बावजूद भी वो चित्र हमारे यहाँ दिख नहीं रहा है। तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम महिला, जितनी भी हमारी टीम में महिलाएं हैं, हमारे आसपास महिलाएं हैं, अगर आप अच्छे से समझोगे ना, तब आप आपके ग्रुप में बहुत सारी लेडीज को लाओगे भी, टिकाओगे भी और उनको बढ़ाने में, सशक्त करने में भी आप बहुत बड़ा आपका रोल रहेगा। तो अभी देखो चुनौतियां क्या है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अलग भी लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मुझे लेडीज और डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ना है, चुनौतियां क्या है वुमेन एम्पावरमेंट में, चुनौतियां क्या है? तो पहली चुनौती है कि ये जेंडर बायस सोसाइटी है हमारी, हम माने न माने, चाहे न चाहे, लेकिन हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारे यहाँ जेंट्स डिसीजन लेते हैं और महिलाओं को दिमाग है कि नहीं है, इस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है। आप करते होगे ऐसे, मैं कहती नहीं हूँ, आप सबसे अलग हो। लेकिन दूसरी चीज है कि रूढ़ी परंपरा में भी इतना लेडीज को बांध के रखा है कि जैसे ही उसकी शादी होती है तो उसको बताते हैं कि दोनों फैमिली की इज्जत आपके हाथ में है, दोनों फैमिली की इज्जत आपके हाथ में है। क्यों नहीं लड़के को कहा जाता कि दोनों फैमिली की इज्जत तेरे भी हाथ में है, उसको कहा नहीं जाता। तो इसीलिए ये रूढ़ी परंपरा में सारा जोड़ के रखा है। और उसमें फिल्म इंडस्ट्री, सर आपके लिए सॉरी, आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने भी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने लेडीज को सबला करने की जगह अबला करके रखा है। हर फिल्म में देखो, कुछ सीरियल्स भी देखो, मराठी सीरियल्स भी आप देखो कि क्या क्या बताते हैं। तो ये जो है ये भी एक चुनौती है हमारे पास। दूसरी राजनीतिक जो है वो असंवेदनशीलता है आज के दिन में। एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है। हम वही थे ठीक। यहाँ देखो कि ये क्या बताया है, ये पिक्चर क्या बताता है। अगर लेडीज कुछ स्टार्टअप करना चाहती है, कुछ बिजनेस करना चाहती है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, जाती है वो कहीं पे लोन मांगने, तो लोन दिया नहीं जाता क्योंकि लेडीज है। तो वो क्या करेगी, वो चुका नहीं सकती, वो डुबाएगी, उसकी शादी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं। तो कई सारी चीजों के वजह से, और उसके पास ना तो प्रॉपर्टी रहती है। पूरे भारत में सिर्फ 10% महिलाओं के पास प्रॉपर्टी में नाम है ना। बोलते तो है कि प्रॉपर्टी में समान अधिकार दिया है, लेकिन हमारी महिलाएं भी क्या है, देवियां बन गई है। ये क्या करती है, सिग्नेचर देती है, चल भाई तू एंजॉय कर प्रॉपर्टी, है ना। वो खुद का हक भी खुद लेती नहीं है, क्योंकि समाज ने भी उसके ऊपर वही संस्कार किए हैं कि छोड़ देना, भाई के लिए छोड़ देना, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर सोचने की बहुत जरूरत है। दूसरा क्या है कि लैक ऑफ एजुकेशन। अभी आप कहोगे कि महिलाएं तो कितनी पढ़ लिख के आगे आगे बढ़ रही है। नहीं भैया, बहुत गिनी चुनी नंबर्स में महिलाएं हैं जो आज के दिन में आगे बढ़ रही है।
अभी यहाँ पे देखो कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि कुछ भी अगर करना है, लोन्स लेने हैं या अलग अलग जो प्रोसीजर्स रहती है, उसमें जाने के लिए मिडिलमैन की जरूरत पड़ती है। वो डायरेक्टली बहुत सारे काम नहीं कर सकती। तो ये एक कुछ चीजें आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पे देखो, अगर लेडीज अगर बिजनेस कर रही है, कुछ काम कर रही है, वो काम के लिए बाहर जाती है और अगर उसको होटल में ठहरने की नौबत आती है तो लोग उसको गलत तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है बचपन से। हमारी बच्चियों को भी हम बारबी डॉल देते हैं और हमारे बच्चों को आज हम सुपरमैन का खिलौना लाके देते हैं। तो ये हमने बचपन से ही शुरुआत की है। तो कहीं तो ये चीजें एक विनिंग टीम परिवार के तरफ से मैं आपको बोल रही हूँ कि कहीं तो किसी ने तो कहीं पे तो उसे तो चेंज करने की जरूरत है। एटलीस्ट हमारे परिवारों में तो बच्चों को सेम खिलौने या सेम सीख देनी बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर इसलिए मैंने बात की। दूसरा है जहां सुझाव कर जाओ, हाँ नहीं मांगे देखो, यहाँ पे आप देखते हो कि 3 में से 1 महिला है। उसके ऊपर देखो जितने भी आज के दिन में रेप से, अगर आप देखो जितना भी डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सारा घरों में हो रहा है, घरों के बाहर नहीं होता है। ज्यादातर जितने भी अपराध हो रहे हैं वो घरों में हो रहे हैं। अगर 3 में से 1 लेडीज अगर वायलेंस का शिकार है तो वो उसके इंटीमेट पार्टनर से उसको धोखा है। दूसरा यहाँ पे आप देखो कि वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी फेस लोअर रिस्क ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। वो जैसे विनिंग में भी कहते हैं कि अगर आपकी बच्ची आपके नेटवर्क में है और उसको अगर 2 लाख का चेक जा रहा है तो उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ऐसे कहते हैं ना, बहुत सारे लीडर कहते हैं। तो ये सच बात है। ये प्रूव करती है कि डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आपकी बहन के साथ, आपके बेटी के साथ अगर प्रॉपर्टी है तो शायद वो वायलेंस का शिकार होने का कम रिस्क रखती है। तो कुछ चीजें हैं, आगे बढ़ो। थैंक यू। यहाँ पे देखो कि वायलेंस किस तरीके से होता है। ये मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। ये बहुत सारे महिलाओं के साथ होता है कि कुछ ऐसा कर देते हैं, वायलेंस होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, आपण म्हणतो ना सारवा सराव केली जाते, सॉरी म्हटलं जातं और वापस एक हनीमून फेज आता है, वापस वायलेंस होता है, वापस कहते हैं सॉरी। तो ये चक्र के वजह से वो लेडी कभी भी निर्णय ले पा ही नहीं सकती कि मुझे ये सिस्टम में नहीं रहना है या कोई भी डिसीजन लेना है, वो डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि इस तरीके से ही साइड दाखवते नहीं ना, चुकून झाली, कोई बात नहीं। तो ये जो फेज से वो गुजरती है, इसी के लिए वो वायलेंस से रेजिस्ट भी नहीं कर पाती, क्योंकि ये कभी होता ही नहीं, क्योंकि यही चक्र जो है वो हमेशा चलता रहता है। आगे ये तो मैंने बताया कि रियल डेंजर टू वुमन इज विद इन देयर होम ओनली। आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो ये कुछ बस स्टैटिस्टिक्स है कि कितना मोलेस्टेशन होता है, कितना किडनैपिंग, रेप, डाउरी, देन सेक्सुअल असॉल्टमेंट, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी भी इसके ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एज अ वेस्टियन, एज अ विनिंग टीम मेंबर आज हम इसी को अच्छे से देख रहे हैं टाइम निकाल के, ताकि हमारे ग्रुप में अगर कुछ ऐसी महिलाएं आती है तो आप उनको सशक्त जरूर कर सकते हैं और आप उनके जो दुख है वो समझ लेते हो, तो आपको उनको गाइड करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, और अगर आपके साथ ऑफकोर्स आपकी बीवी हो, बहन हो, तो ही ये मुमकिन है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। आगे ये तो बताया एक शिक्षा का अभाव भी है। अभी आप बोलोगे कहाँ शिक्षा का अभाव है, हर एक लेडी तो पढ़ रही है, लेकिन इंडिया का एवरेज एजुकेशन हमने निकाल के रिपोर्ट्स देखे हैं
तो उसमें एक लेडी जो है सिर्फ 1.25 साल पढ़ती है, एवरेज एजुकेशन मिस पूरी इंडिया की महिलाओं का एजुकेशन आप लेते हैं तो वो जाती है स्कूल में और वो केजी में बाहर निकलती है। 1.25 साल का उसका एवरेज एजुकेशन है। कोई बहुत ही पढ़ी लिखी भी रहेगी, कम पढ़ी लिखी रहेगी, बहुत सारी महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ी है। ऐसा कोई अवसर नहीं है कि लेडीज को अवसर दिया जाए और उसकी ऊंचाई ना ली हो, लेकिन वो नंबर्स बहुत कम है, वो नंबर्स बहुत ही कम है, वो नंबर्स बढ़ने बहुत जरूरी है। आगे जाओ, पूरे जाओ। क्या सुझाव है, तो थोड़ा सा सुझाव पे आते हैं, फिर आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। कि यहाँ देखो कि एक तो एलिमेंट्री एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन को भी प्रमोट करना चाहिए। दूसरा साइंटिफिक सोच, जो वैज्ञानिक सोच है, इसको भी बढ़ावा देना चाहिए। और महिलाओं से जुड़े जो अपराध है उसका रैपिडली निपटारा होना बहुत जरुरी है। जल्दी जल्दी अगर उसका आपण निकाल लागला तर काहीतरी फरक होऊ शकतो या सिस्टीममध्ये। आगे बढ़िए। ये देखो ग्रामीण स्तर पे भी बहुत सारा काम होना चाहिए, तो ये भी एक सुझाव दिया गया है। आगे बढ़िए। वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन इकोनॉमी, ये जो मैंने पहले भी आपको कहा, आगे बढ़ो, कि जैसे 48% वुमेन है और 52% मेन है। हमारे यहाँ एडवर्स सेक्स रेशियो है, 1000 वुमेन है तो 927 ही वुमेन है, तो ये एक बहुत ही गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं। आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। देखो भारत में 100 महिलाएं अगर है तो सिर्फ 7 स्टार्टअप होते हैं, सिर्फ 7 स्टार्टअप वो कर पाती है। मीन्स एंटरप्रेन्योर अगर वो बनना चाहती है तो उसमें से 7 महिलाएं हैं। तो आगे बढ़ो। और ओवरऑल अगर 90% स्टार्टअप अगर पहले साल में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, होटल डाला है, कोई भी नया बिजनेस शुरू किया है, वो अगर एक साल में 90% फेल होते हैं, तो ये नहीं मैं आपको बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि फिर लेडीज का सक्सेस रेशो क्या रहेगा। इसीलिए बहुत बार हमारे नेटवर्क में लेडीज आती है और उसको ऐसे, मेरे पास कई सारी केस स्टडीज है कि बहुत बेहतरीन होने के बाद, उसके पास बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी होने के बाद भी वो लेडीज बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि घर वालों ने रोक दिया, उसको मना किया टोटली कि नहीं सुबह की मीटिंग अटेंड कर सकती, नहीं ये काम कर सकती, इससे तू ट्रेडिशनल बिजनेस कर, जो 2-5 हजार लाती है उतना ही काफी है। ऐसी कई सारी स्टडीज हमारे पास है। आगे ये देखो कि एक नेशनल सैंपल सर्वे जो है वो बताता है कि सिर्फ 4% ऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन का पार्टिसिपेशन है। तो हमें आज बहुत काम करना है ये क्षेत्र में, और ये क्षेत्र में आप देखो तो पोटेंशियल भी बहुत है। आगे बढ़ो। एवरेज एजुकेशन, इसके ऊपर मैंने बात की कि ये देखो नर्सरी में डाला, केजी से वो बाहर आ गई, राइट। तो ये एवरेज एजुकेशन है। मैं नहीं कहती हूँ कि आपके आसपास कोई पढ़ लिख नहीं रहा है, सिर्फ ये महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं हम। आगे बढ़ो। वर्ल्ड वुमेन एम्पावरमेंट सिनेरियो क्या है, तो आज के दिन में 3 कंट्रीज है। अगर 2030 में 3 देशों की कंपटीशन होगी, उसमें होगा यूएसए, उसमें होगा चाइना और भारत। अगर ये 3 आप देखोगे तो वहां पे 71% to 75% वुमेन पार्टिसिपेशन है। तो हमारे यहाँ ये बहुत बढ़ने की जरूरत है। इंडिया 5 टॉप इकोनॉमीज में आती है, राइट। तो 2030 में ये बताया मैंने, यूएसए, चाइना, इंडिया की जो है वो कॉम्पीट करेगी। तो हमारे यहाँ इसका देखो, नीति आयोग की जो सीईओ है अमिताभ कांत जी, ये बताते हैं कि आज के दिन में जो 22% पार्टिसिपेशन है स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, तो $700 मिलियन का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन लेडीज की वजह से होगा। तो इसीलिए महिलाओं का इक्वल पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। 25% जॉब्स की प्रॉब्लम भी छूट सकती है अगर महिलाएं यहाँ पे ऐड होती है। तो
तो इसीलिए वुमेन पार्टिसिपेशन सभी जगह सभी एरिया में बढ़ना बहुत जरूरी है। वैसे ही वो डायरेक्ट सेलिंग में भी बढ़ना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ो। अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि कहाँ पे बिजनेस करना इजी है, तो उसमें आप देखो कि यूएसए में 70.3% से ये कंट्री नंबर 1 पे है, क्योंकि वहां पे बिजनेस करने के लिए वुमेन के लिए वैसा एनवायरनमेंट है। लेकिन वही चाइना में देखो, इंडिया में देखो, और ये है हमारा नंबर 52 नंबर, और 54 कंट्रीज का ये स्टडी किया गया है। तो बहुत जगह पे हमें बहुत इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। इसीलिए हमारे पास लगभग 100 ठोसरताई चाहिए जिसकी शुरुआत होगी। वैशाली मेनन जी चाहिए, साधना जी चाहिए। तो ये सारी जितनी महिलाएं यहाँ पे आई है, उन्होंने खुद को 100 गुना करना है, ताकि ये जो सारा रेशो है ये बदलने में हम कहीं ना कहीं तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे। आगे बढ़ो। कुछ रिपोर्ट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, बहुत सारी है। यहाँ पे भी एक लाइन में मैं बात करना चाहूंगी कि एक तो बच्चों को जन्म ही नहीं दे रहे हैं, बच्चियां चाहिए ही नहीं है। बोलते वक्त बोलते हैं क्या है बेटी धना की बेटी, ऐसे बहुत सारे डायलॉग तो बोलते हैं, लेकिन फिर चेकिंग करते हैं जो इलीगल है, और फिर बेटी है तो उसको वहीं पे नष्ट कर देते हैं। और दूसरा है कि बच्चियां जन्म देने के बाद उनको मारा जाता है। तो ये दोनों चीजें हमारे यहाँ है। संविधान में कई सारे लॉज है, लेकिन उनको उनको बाजू में करके ये सारी चीजें चल रही है। आगे बढ़िए। तो एवरेज सेक्स रेशियो ये है कि फिर ऐसा हो जाएगा कि आगे के टाइम में शादी के लिए भी लड़की नहीं मिलेगी। इसकी अभी चल रहा है। तो ये देखो आने वाले समय में क्या होगा। आगे बढ़िए। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन यहाँ पे 3 है कि एजुकेशन है, जो एवरेज एजुकेशन कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर हमें काम करना है। सोशली महिलाओं को एम्पावर करना है, उनको होप देना है कि आप ये कर सकते हो। आप बोलोगे हम काम करेंगे या हम ये सोशल वर्क में जाए, मैं नहीं कह रही हूँ आप सोशल वर्क करो, लगे हाथ जितने भी लेडीज का कल्याण कर सकते हो, कि जिनको आप होप दे सकते हो कि आप कर सकते हो। जैसे श्री सर ने मुझे आज भी बोला, इनमें कई बार दोहराती हूँ, मैं स्कूल चलाती थी 10 साल, लेकिन मुझे कहीं तो लग रहा था कि मैं अभी स्कूल बंद करूं। ये 10 एकेडमिक ईयर चलाया, और तभी वेस्टीज की मेरी शुरुआत हुई थी। सर आए थे, सुनीता मैम आए थे स्कूल में, तो सर को तो शायद वो सेंटेंस याद नहीं, लेकिन मुझे वो बार बार याद आता है, मैं दोहराती भी हूँ हर मीटिंग में। सर ने कहा था कि कांचन तेरी दुनिया ये स्कूल के बाहर है, तू बाहर निकल। पता नहीं उनको क्या इंस्टीट्यूशन कुछ तो होता है, ऐसे शब्द ऐसे ही नहीं बाहर निकलते हैं, लेकिन मेरे लिए वो लाइन बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। तो ऐसा ही आप भी किसी महिला के साथ आपकी एक लाइन भी उसकी जिंदगी बदल सकती है ना। तो आप ये जरूर करो। और मेरा 4 साल यहाँ पे टिकने की वजह भी मेरी अपलाइन ही है। सच कहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपलाइन की तरफ से क्योंकि पता नहीं पैसा मेरी कितनी जरूरत थी, लेकिन सम्मान मेरी बहुत जरूरत थी। तो वो सम्मान मुझे अपलाइन की तरफ से हमेशा दिया गया, और उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। तो क्योंकि मैं लास्ट 15-17 साल से हमारे घर पे 3-3 कारें हैं, घर 2200 स्क्वायर फीट का है, 2-4 फ्लैट्स है, मैं खुद का स्कूल चलाती थी, खुद की गाड़ी थी, सारा कुछ था। तो मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे नहीं, लक्ष्मी सबको चाहिए, लेकिन मुझे पता है अंदर से मुझे मेरी जरूरत सम्मान थी। तो वो मुझे कहीं तो यहाँ पे हमेशा मेरी क्रॉस लाइन से भी, मेरे अपलाइन से भी दिखाई दिया। तो इसी की वजह से मैं आज यहाँ पे टिकी हूँ। तो ये तो आप भी ऐसे किसी के लिए ऐसा काम कर सकते हो, आपकी एक लाइन उसकी जिंदगी बदल दे। तो यहाँ पे देखो, हाँ ये तीनों चीजें हो गई। आगे बढ़ो। हाँ, ये तो मैं बार बार बता रही हूँ कि आज ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में महिला नहीं है, हर क्षेत्र में महिला है। जहां जहां पे उसको अवसर दिया गया, उसने ऊंचाई पे वो चली गई है। लेकिन
नंबर्स भी तो बढ़ाने हैं। उसी उतने ही गिने चुने लेडीज का कितने दिन आप नाम लोगे? एक की वजह से 100 करो ना, तो वो भी जरूरत है आगे बढ़ो। हाँ, तो ये नंबर्स भी बढ़ाने हैं। यहाँ पे देखिए कि नैनालाल किड़वाई जी है जो HSBC इंडिया के डायरेक्टर है। ऐसे थोड़ी बहुत महिलाओं के मैंने फोटोज लिए। अरुंधति भट्टाचार्य जी है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ। ये तो क्या, मैं तो इनको हमेशा सुनती रहती हूँ। इंदिरा नूई जी है, इनको अगर आप जानते नहीं हो तो आप गूगल करो, यूट्यूब करो, इनके बारे में पढ़ो कि ये इंडिया से है। ये पेप्सिको की CEO रह चुकी है। इसने एज अ लेडी हाईएस्ट जो ड्यूरेशन है वो उन्होंने किया है। आज भी अमेजॉन के ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे है। आगे बढ़िए। ये कल्पना सरोज जी है, जरूर इनको भी देखो आप, कि एक गांव से निकली हुई महिला थी जो कांस्टेबल की बेटी थी। शादी 12 साल में होने के बाद बहुत सारे मुश्किलों से ये गुजरी। आज ये एक मल्टी मिलियनियर ये कंपनी कमानी ट्यूब्स को उन्होंने अडॉप्ट किया और बहुत कुछ आप पढ़ो। कई सारी देखो, ये एंटरप्रेन्योर है, इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर के फोटो है जो अलग अलग एरिया से है। आगे बढ़िए। अभी यहाँ पे आते हैं कि महिलाओं ने डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, है ना? तो आप बोलोगे हाँ अभी तो करी, तो हमारे टॉपिक पे आ गए। हमारे टीम से लेडीज इसीलिए आई है, आप क्या बताई जा रही है। लेकिन ये सारा जर्नी थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए। आप कहीं पे जाते हैं, कहीं पे बात करते हैं तो 4 पॉइंट तो आप उनके सम्मान में बोलो कि आपको कुछ 4 चीजें पता है, वो तो बोलो। मैंने बताया इसीलिए आपको पता है, ऐसे नहीं आपको भी पहले से पता है, मुझे पता है। अभी देखो, अभी ये सारे दौर से लेडीज गुजर रही है ना? बहुत जगह पे लेडीज को फोर्स किया जाता है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसको फोर्स होता है शादी का। जब उसका कुछ आइडेंटिटी बनाने का टाइम रहता है, उससे टाइम उसकी शादी कराई जाती है। और फिर शादी करने के बाद उसको फिर वो घर में जाना है, फिर वहां पे जॉब करने देते हैं नहीं देते हैं। उसके बाद बच्चे होते हैं, अगर जॉब करते हैं तो भी बच्चों की वजह से जॉब छोड़ना पड़ता है। बहुत सारी एडजस्टमेंट, एक ही लाइन में एडजस्टमेंट कहूंगी कि पराये घर से आई है, पराये घर से आई है। मैं लाइन ही भूल गई, वो बताती हूँ। तो पराये घर जाना है और पराये घर से आई है, इसी में वो रह जाती है। उसका घर कहाँ है उसी को पता है। पराये घर जाना है तुमको, और वहां पे डायलॉग होता है पराये घर से आई है, तो इसी में वो रह जाती है। तो आपके हेल्प की उसको जरूरत है। बहुत पढ़ी लिखी भी है, लेकिन अगर उसको कुछ पैसे लगा के कुछ करना है। मैंने मेरे बिल्डिंग में नाम नहीं, मैंने एक ऐसी महिला देखी है कि जो डॉक्टर है, मेरे नजदीक की है, लेकिन उसने कहा मुझे अभी मेरे पढ़ाई का कुछ भी नहीं आता क्योंकि मुझे कभी क्लिनिक खोलने को नहीं दिया। आज वो लेडी ट्यूशन ले रही है, राइट? ऐसी कई सारी महिलाएं हैं कि जो पढ़ी लिखी होने के बाद भी ऐसे दौर से गुजर रही है। ना तो उसको स्टार्टअप के लिए पैसा है, ना तो उसको कुछ स्किल है उसके लिए उसके पास पैसा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का, उसका दाम है 99,000। तो मैं सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्यों काम करना है। तो पहली वजह है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, लागत नहीं लगानी है। तो आपको किसी के पास हाथ पैर पसारने नहीं है कि मुझे कुछ स्टार्टअप करना है, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग लेडीज ने क्यों करना है? तो आज पूरी भारत में 48% लेडीज है जिनको कई जगह पे 6 बजे के बाद ये 48% आबादी घर में लॉक की जाती है। मैं आपके घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ, जहाँ पे 48% आबादी 6 बजे के बाद घर में लॉक हो जाती है। तो वहां पे आपको बताना है कि ये बिना लागत का वो काम कर सकती है। उसे आज मेरे जैसा ये एक बेहतरीन परिवार मिल सकता है, जहां पे मैं 3 दिन फंक्शन के लिए भी जाती हूँ तो वहां पे मुझे कोई डर नहीं होता, मुझे डर नहीं
होता। इसी में डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। दूसरा कि आज के दिन में महिलाओं को इतनी ये नहीं है, सुविधा नहीं है कि बच्चे हैं, इन लॉज है, कुछ ना कुछ रीजन देते हैं और उसको बाहर निकलने नहीं देते हैं। कोविड के चलते भी जेंट्स बाहर निकले, लेकिन लेडीज को चांस मिल गया और भी घर में बिठाने का, तो उनको और भी घर पे बिठाया गया। पता नहीं आपको कैसे लग रहा होगा, लेकिन बताना जरूरी है अगर आसपास हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पे 99,000 का डिप्लोमा भी नहीं करना है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, लागत भी नहीं लगानी है। आप यहाँ पे YouTube, गूगल से यहाँ पे नॉलेज ले सकते हो। सबसे बेहतरीन बात मेरे लिए सबसे बेहतरीन लगा मुझे, क्योंकि नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि मैं एमए में काम करते थे तो हमें पता था कि टिकट देने के बजाय वो नोटिस दो जाओ, गूगल पे कभी अवेलेबल नहीं था। तो मेरे लिए पहले दिन से ये बहुत बड़ी बात हो गई कि लोग रखते हैं, यूट्यूब को नाम रखते हैं, किसी सोशल मीडिया को नाम रखते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि कुछ तो जरिया मिला कि जहाँ पे घर बैठे नॉलेज ले सकते हैं। हाँ, कभी कभी गलत भी नॉलेज आता है, कभी मोटिवेशनल लीडर से मोटिवेट कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आज महिलाओं के लिए आप सोचोगे ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि वो बच्चों को संभालते हुए, खाना बनाते हुए भी वो क्या कर रही है, ऑनलाइन काम यहाँ से कर सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं ने क्यों करनी चाहिए? बस क्या होना चाहिए, उसके पास एक एंड्रॉइड का फोन होना चाहिए, और भगवान की कृपा से, कोविड की कृपा से मुझे लगता है बच्चों के लिए तो सही, लेडीज के पास भी फोन्स आ गए होंगे, है ना, तो कुछ फायदे भी है। और जियो का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, क्योंकि देखो जियो की वजह से 4G का नेटवर्क मिला, और वो 4G के नेट, मुझे पता है मैं स्कूल चलाती थी, लेकिन मेरे पास भी ऐसा फोन था जिसमें 2G था, और उसमें वो मैंने एक भी वीडियो नहीं देखे थे सर। मैं वेस्टीज में आई, उसके पहले शायद मेरे पास 4G वगैरह आया होगा, तो फिर मुझे लगता था ये गोल गोल ही घूमता है, तो मैं कभी देखा नहीं करती थी, मुझे पता ही नहीं था ये साधन था। तो ये बहुत ही बेहतरीन है कि सोशल मीडिया से आप कर सकते हो, ऑनलाइन से काम कर सकते हो, घर बैठे काम कर सकते हो, बिना लागत के काम कर सकते हो। और जो भारत का कल्चर है, वो कल्चर के लिए ये बहुत सही बिजनेस है कि अगर ठोसर ताई जैसी लेडी, जिसने कभी मुझे वो याद दिन है कि जब ठोसर ताई ज्वाइन हुए थे, उनके पास सादा फोन था और ताई सादे फोन से बस बोल के प्लान दिखाती थी, तो मेरे लिए भी वो मिस सीखने की बात थी। तो आज ये कोविड के चलते एक्सपर्ट, सबसे बेहतरीन सीईओ और ऑनलाइन और सबसे ज्यादा लेडीज ने डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि प्रमोशन में माहिर। देखो जियो वाला फोन, किसी भी लेडीज को कॉल करो बिजी, किसी को कॉल करो बिजी, है ना, क्योंकि बात करते रहना ये हमारी महिला करती है, क्योंकि बाहर जाने का अवसर नहीं मिलता है, तो बातें ज्यादा करती है, तो फोन ज्यादा चलता है। तो इसका भी यहाँ पे आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में प्रमोशन करके आप क्या कर सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि लेडीज आर बेटर मैनेजर। वो लेडीज जेंट्स से भी ज्यादा डिसिप्लिन है, सच मानो तो, मानोगे नहीं, लेकिन वो डिसिप्लिन है, क्योंकि वो सुबह बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजती है, आप भी टाइम पे ऑफिस जाते हो, आप टाइम पे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रही हो, तो ये सारा जो है ना, अगर मैं एकनाथ सर की सक्सेस का अगर क्रेडिट देना चाहूंगी तो मैं जरूर संगीता जी को भी दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सर को कभी पीछे मुड़ के देखना पड़ता है, वो सारा मैनेज करती है, जैसे सुनीता जी है वो पूरा मैनेज करती है। तो श्रेय जो है वो लेडीज बेटर मैनेजर है, मल्टीटास्कर है और डिसिप्लिन्ड है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो गली में घूम के रह के जा रही है। और दूसरा है, आप टाइम कहाँ से निकालोगे? तो टाइम आप निकालोगे जो गॉसिप का टाइम है, जो आपका टेलीविजन देखने का टाइम है, और जो आप फोन पे बातें करते हो, वो टाइम आप कम करो और यहाँ पे 3-4 घंटे आप दे दो। यहाँ पे बेस्ट
पैसा भी आप कमा सकते हो, और खुद का पैसा होगा तो जैसे लेडीज को गिफ्टिंग करना बहुत पसंद होता है तो वो भी चीज यहाँ पे हो सकती है। तो और भी बहुत सारी बातें। अभी एक अगली स्लाइड कि विनिंग टीम के साथ आपको वेस्टीज करने की क्यों जरूरत है, भाई डायरेक्ट सेलिंग विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के साथ क्यों करना है। तो पहले तो लेडीज को मैं एक चीज कहूंगी कि सीईपी का जो 92 आवर्स का एजुकेशन है वो आप पूरा करो, वो आप घर बैठे कर सकती हो। दूसरा, यहाँ पे एक बेहतरीन कल्चर है। अगर हम 3 दिन वो ग्राउंड में जाते हैं तो वहां पे एक सिंगल पुलिस भी नहीं होता, और बाहरी सिर्फ स्टेज से कहते हैं कि आप अगर महिलाओं को गलत नजर से देख रहे हो, बहन माता की नजर से आप देख नहीं रहे हो, तो वेस्टीज आपको रख सकता है लेकिन विनिंग टीम आपको निकाल देगा, है ना। तो मेरे लिए ये सबसे बेस्ट कल्चर है जहां पे बहुत सेफ रहता है। और विनिंग टीम हमेशा लेडीज का सम्मान भी करती है, केयर भी करती है, सुरक्षा रहती है और एक परिवार जैसा महसूस कराती है। तो इसीलिए विनिंग टीम के साथ बिजनेस करना, वेस्टीज में हो तो विनिंग टीम के साथ बिजनेस करना बहुत बेहतर है। क्योंकि मैंने अलग अलग टीम के लीडर्स को यूट्यूब से सुना, मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था तब, तो कुछ लीडर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे क्योंकि स्टेज से लेडीज के बारे में जोक्स करते हैं। तो वो सिस्टम में मैं तो कतई नहीं रह सकती। तो मेरा श्रेय विनिंग टीम में मैं हूँ, वो भी मेरी टिकने की वजह और वो मेरे जो भी सक्सेस है उसकी वजह भी है। तो विनिंग टीम विनिंग टीम को कभी छोड़ना नहीं है, विनिंग टीम के साथ आप बहुत बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। और लेडीज को एक बात कहनी है कि हम देवी देवता नहीं है, यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं वो आप पढ़ लो। हम देवी देवता नहीं है तो हमें टाइम पे सप्लीमेंट लेने बहुत जरूरी है, और वुमेन हाइजीन के पूरे प्रोडक्ट यूज करने बहुत जरूरी है। क्योंकि 305 सैनिटरी नैपकिन का एक कल ही मैंने एक सेशन अटेंड किया, तो अभी मुझे वो क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन बहुत बार लेडी 40 की हो जाती है तो वो क्या बहुत बोलने लगती है कि मेरा तो खत्म हो गया। अरे हुंजा वैली में लेडीज 130 साल जी रही है, 150 साल जी रही है, 60 की उम्र में भी वो 25 की दिख रही है, और आप क्या ऐसे कर रहे हो। 40 में तो आपकी क्रिएटिव उम्र शुरू हो गई, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा सा आपको टाइम मिलने लगा, तो आपको आपके बारे में भी अलग तरीके से सोचना बहुत जरूरी है। आपके बारे में क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, ये आपको जानने बहुत जरूरी है। तो खुद को लेडीज का एक डायलॉग है, गोळी खायला नको मला नहीं आवडत गोळी खायला। अरे अभी नहीं खाओगे ये सप्लीमेंट तो बाद में जाके बहुत सारी गोलियां खानी पड़ेगी, गोलियां ही नहीं तो इंजेक्शन भी खाने पड़ेंगे। तो इससे बाहर निकलो। यहाँ पे देखो मास्क लावा लागतो, मास्क लावा लागतो, हो नाही खाल्लं तर बरोबर आहे। 355 मेंस्ट्रुएटिंग वुमन है तो उसमें से सिर्फ 42.6% महिलाएं सिर्फ ये रेशो है कि नैपकिन्स यूज करती है। तो यहाँ पे बैठे जितने भी जेंट्स हैं, अगर आपके घर में आज भी लेडीज अगर ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं कर रही है तो लानत है आपके ऊपर। आपको खुद को शर्मिंदा होना है कि दुनिया का बेहतरीन सैनिटरी नैपकिन आपके घर में नहीं है, इंटीमेट वॉश आपके घर में नहीं है, पैंटी लाइनर्स आपके घर में नहीं है। अगर ये नहीं है तो क्या फायदा आप कमा के भी, क्योंकि आपकी महिलाएं आगे जाके कई सारी बीमारियों की शिकार होने वाली है, क्योंकि वो मार्केट के सैनिटरी नैपकिन गंदी गंदी बीमारियां दे रहे हैं। अगर आज 250 बचाओगे, आज 180 रुपए इंटीमेट वॉश के बचाओगे, तो आगे जाके कई सारे लाख भरने वाले हो। ये आप आज से ही सोच लो, क्योंकि महिलाएं भी हमारे पास ऐसी है। 250 रुपए पीरियड्स के लिए क्या जरूरी है। अरे आज नहीं यूज करोगी तो बीमार होके 250 नहीं 25,000, 30,000, 2,50,000 भी डालोगे आप आगे जाके। तो इसमें सुधर जाओ। दूसरा, वेलनेस इंडस्ट्री में, ब्यूटी इंडस्ट्री में महिलाओं ने काम करना बहुत जरूरी है। फास्ट फूड का मिनट फर्स्ट में ये देखो 1950 to 1960 ये दौर था बेबी फूड एंड डायपर्स का। आगे
60 to 70 टॉय स्कूल एंड कॉलेजेस का दौर था, 70 to 80 रियल एस्टेट का दौर आके गया, 80 से 90 इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर आके गया, 90 से 2000 कंप्यूटर्स का दौर आके गया, 2000 ये इंटरनेट का दौर आके गया। और अभी का जो टाइम है वो हमेशा बार बार एकनाथ सर कह रहे हैं वेलनेस इंडस्ट्री का टाइम है। ये महिलाएं बातें कर रहे हो फोन से 4G से, तो वेलनेस के ऊपर बात करो, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 10 साल लगे $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने के लिए, लेकिन ये इंडस्ट्री आने वाले कुछ सालों में $1 ट्रिलियन की होने वाली है। आप नंबर्स को समझो और नंबर्स के मुताबिक काम करो। और ये वेलनेस इंडस्ट्री के नीचे का नंबर है ब्यूटी और स्किन केयर इंडस्ट्री का। तो आप हमारी महाराष्ट्र की महिलाओं को तो बिलकुल आदत है, मला काय करायचंय, मी पावडर सुद्धा लावत नाही, हा बायकांचा कॉमन डायलॉग है, मी तर पावडर पण लावत नाही। पता नहीं उसमें वो क्या बताना चाहती है, मैं भी थी वैसे एक टाइम लेकिन मैंने बदलाव लाया क्योंकि मेरी आज 52 की उम्र है, मैं बेहतरीन कार बहुत दूर तक चलाती हूँ और मैं सचमुच 4 साल से मुझे खुद को लगता है कि सप्लीमेंट की वजह से मेरा बेहतरीन स्टेमिना है। तो मैं सभी को बार बार कहूंगी कि सप्लीमेंट यूज करो और ये जो वेलनेस इंडस्ट्री पे काम करो, ब्यूटी इंडस्ट्री पे। ब्यूटी पे क्यों काम करना है? क्योंकि आने वाले समय में हर एक व्यक्ति को लगेगा कि मुझे एंटी एजिंग लगाना है, मुझे बूढ़ा नहीं होना है। तो वो इंडस्ट्री को आप ग्रैब करो, वो इंडस्ट्री को छोड़ो मत, आप ब्यूटी एंड स्किन केयर पे बड़ा काम करो। आगे लास्ट स्लाइड। और गोवा का ट्रिप है, ये सारा नॉलेज मिलने के बाद बहुत सारी लेडीज आपके ग्रुप में भी आएंगी, उसको आपको बढ़ाना है। और ये बाली और गोवा के ट्रिप के लिए उनको क्वालिफाई करना है, क्योंकि वही उनके सपने हैं। उनको घूमना पसंद है, उनको कार में जाना पसंद है, मुझे भी ट्रैवल पसंद है आज के दिन में, तो ट्रैवल की वजह से भी मैं इंडस्ट्री में हूँ। तो बिग थैंक यू। और ये सेशन क्राऊन तुम्ही नक्की जाऊ शकता येणाऱ्या 6 महिन्यात या काही सेशन्स।